हेलो दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट क्वेश्चन नंबर 91 से 100 को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोग 90 क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स रहता है 200, टाइम अलाउट जो रहता है 2 आवर। तो 100 क्वेश्चन है, जस्ट 2 मार्क्स ईच, आपका 200 मार्क्स रिवार्ड। तो आप 100 प्लस स्कोर करिए और इजीली आप मेंस का टिकट बुक करिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिकॉग्निशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ इंडिया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो बताता है वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 बताता है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1851। तो मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1859 में एंड वॉज गिवन रिकॉग्निशन बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अंडर दिस a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on behalf of the council on matters of his department. Hence, option B is correct answer. Provision of the Indian Council Act 1861. It made a beginning of representative institution by associating Indians with the law-making process. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indian as non-official member of his expanded council. तो ये आपको बताता है it initiated process decentralization by restoring legislature Bombay Act Madras Presidency. It thus reversed the सेंट्रलाइजिंग रेगुलेटिंग एक्ट 110। तो ये आपका बस पोर्टफोलियो सिस्टम आपका 1861। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिग्निफिकेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। मतलब ये क्या करता है, एग्जामिन करता है डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। दे प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द स्टेट। तो ये नहीं आपका करता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। They serve as warning against anti-national activity like burning the national flag, destroying property। hence statement 1 is correct आपका यहाँ पे बता रहा है। They help the in examining the determining the constitution validity of a law। होगा statement 2। और ये बताता है fundamental rights are prevent the establishment of authoritarian and despotic निरंकुश शासन despotic in the country and protect liberty and freedom of the people against the invasion of the state। They operate as limitation on the tyranny and of the executive arbitrary law of the legislature। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जूरिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है आपका, तो उसमें से कौन सा जो है डीपीएसपी जो आपका पार्ट नहीं था। तो इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपका पार्ट नहीं था। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। मतलब कि इक्वल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं था। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी नहीं था। टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी नहीं था। तो इस स्टेटमेंट हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो जो हम लोग का ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इमरजेंसी के बाद जो एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट दे रिक्वायर्ड द स्टेट। इसमें दिखाया टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 39, टू प्रमोट आपका इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर 39 है। टू टेक अ स्टेप सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट आपका इंडस्ट्री आर्टिकल 43 है। To protect the monument, to protect the improve and environment, safeguard forest and the wildlife 48A। ऐसे बताता है टू स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनरी डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशन मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका आर्टिकल 43 आपको यहाँ से
बताता है। सो दीज आर द थिंग विच आई हैव टू मेंशन लेटर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरी प्ले अ रोल इन द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कौन इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए आपका रोल प्ले करता है? तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा लोकसभा प्ले करता है और राज्यसभा, क्योंकि अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा हो गया, लोअर हाउस और लोकसभा। इन्हें तब कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है तो मतलब किसके लिए? पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब कि आपका लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा आपका हायर हाउस। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आर्टिकल 368 फॉर द टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी ऑल्सो थ्रू द रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वही 2/3 आपका होता है और सिंपल मेजोरिटी जस्ट 50%। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो इफेक्टिव वे। फॉर एग्जांपल 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी इन इंडिया, it amended the constitution of to the give concurrent power to the parliament। फिर बोलता है एक 102 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्टेटस नेशनल कमीशन बैकवर्ड आर्टिकल 338 भी एंड was included in this that regard the amendment did not require participation of the state legislature। बस यहाँ से आपका आ जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में क्या बताया गया? द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज फाइनल एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखिए कभी भी क्या होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ बनाया गया है तो कोई भी आपका जुडिक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन करेगा ही। तो किसी पे भी हो सकता है क्वेश्चन, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एनी वन पर्सन, जो भी आपका कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी हो या जस्ट एज अ सिंपल, तो सबके लिए सेम है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑब्वियसली रहेगा। फिर है अ रिजोल्यूशन ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन बियॉन्ड 1 ईयर मस्ट बी पास आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजर। तो कंटिन्यूएशन के लिए कुछ नहीं चाहिए सर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर इंडिया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि अभी तक इंडिया में अच्छी बात है नहीं आई है। तो यहाँ से हम लोग का बी आंसर आ गया। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन में बताता है आर्टिकल 360 सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो स्टेटमेंट करेक्ट। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूएशन हेंस स्टेटमेंट टू इज आपका नॉट करेक्ट। फिर बताता है नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर। तो स्टेटमेंट 3 जो आपका करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है बताया गया है कि कैन बी इंक्लूडेड द डिफिनेशन ऑफ अ स्टेट used in different provision concerning the fundamental right। तो ऐसे बताया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी आपका वो बोला गया। फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट पंचायत है। तो बताया गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ से कोड बताया गया। तो एनसीईआरटी आपका सब इसमें स्टेट में इंक्लूडेड होते हैं। पीएसयू आपका जो भी है ऑल इंडिया गेल तो सभी इंक्लूडेड रहते हैं। कोई भी पंचायत तो ऑल आर करेक्ट, सो आपका डी आ जाएगा। द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग फंडामेंटल राइट हेंस आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म पर्पजेज ऑफ पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू अ स्टेट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट of India executive legislature organ of the government legislature that is executive legislature organ of the state government or local authority that is municipality panchayat district board improvement trust etc all other authority that is statutory and non statutory LIC ONGC आपका सेल हो गया। The state has been defined in a wider sense as to include all its agency। It is the action of these agency that can be challenged in the courts as violating the fundamental right। Thus National Council of Education Research and Training NCERT and public sector fall under the definition of a state concerning the fundamental right। Let's see the next question। बताया जा रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए क्या स्टेटमेंट क्या क्या है, तो इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। सही बात बताया गया कि यह जो है आपका सोर्स ऑफ पावर नहीं होता है और नॉर अ प्रोविजन फॉर द ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। इट इज नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो सही बात है, ये जस्टिसेबल नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल वाज अफेल्ड इन वेडुगोली केस, तो ये गलत स्टेटमेंट है, वेडुगोली केस में नहीं हुआ था, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो गया, तो आपका आंसर ए आ जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। In the case one in the Bharati case 1973, the Supreme Court upheld the preamble is a part of Constitution. Hence, the statement one is correct. Neither a source of power to legislate nor a prohibition to the power of legislature. It is non-justiciable in nature. It is provision non-enforceable, non-justiciable, non-enforceable. Hence, the statement two is correct. अब बताता है इन वेरिएबल केस 1960 जो था कंटेनिंग द डिक्लेरेशन पीपल by the India in exercise sovereignty. No doubt this mind of framers constitution may general purposes made the several constitution, but nevertheless the preamble not a part of constitution. In case one and the Bharti case 97, however the court upheld the preamble is part of constitution. Regarding the amendability, preamble cannot be altered by the amendment. Article 368 and Bedubali case the Supreme Court opinion that Bedubali opinion 1960 regard was wrong and held the preamble can be amended, और वही आपका the preamble has been amended only once so for 1976 47 Constitution Amendment Act which was added 3 words socialist, secular and integrity to preamble. This amendment was upheld valid. ओके भैया, सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है एंड इंटीग्रेट होके हम लोग रहते हैं, इंटीग्रिटी इज द यूनिटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 15 and 16 of the Constitution of India provide exception to the general rule of the non-discrimination and equality of opportunity. Which of the following group are explicitly mentioned in the provision? कौन सा ग्रुप जो होता है इसमें से explicitly mentioned in the एवं प्रोविजन, तो है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन मेंशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपका मेंशन है, रिलीजियस माइनॉरिटी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 15 अ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. The state permitted to make any special provision for women and children, for example, reservation of seats for women in local body of the provision of free education children. Through the Constitution 103rd Amendment Act 2019, the category economical weaker section was added. Hence, statement 1 is correct answer. Which of the following Constitution Amendment Act are allowed the effect of फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी को अफेक्ट किया? तो ये आपका 142nd अमेंडमेंट एक्ट इसने इनेक्ट किया था, तो ये आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। In 1976, the government set up Sardar Sarovar Singh Committee recommended about the fundamental duty necessary. This इंटरनल इमरजेंसी जो आपका लगा था 75 to 77. द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी. 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1976 अमेंडमेंट एडेड न्यू पार्ट, नेमली पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, व्हिच ऑफ द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड अ कोड 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. इन 2002 one of the fundamental duty was added. 86 Constitution Amendment Act 2002 to give effect right of the education. Constitution 96 Amendment Act 2011 pertain to change the entry of Oriya language to Oriya in the 8th Schedule Constitution of India. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दिस सेशन का और आपका टेस्ट 1 का भी. With reference to the procedure of the approval and continuation of the national emergency, consider the following statement. अभी बताया द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. मतलब 1 महीने के अंदर ही अप्रूव होना चाहिए बोथ ऑफ द हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, पार्लियामेंट विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ, जिस दिन के
अनुसार वो अगर इशू किया गया तो 1 महीने के अंदर आपका पास होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए। फिर आपका एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास आइदर हाउस बाय पार्लियामेंट स्पेशल, ऑब्वियस सी बात है, स्पेशल मेजोरिटी। तो चूँकि 75 से लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा तो इसलिए स्ट्रिक्ट आपका रूल बना दिए गए। रेजोल्यूशन डिस अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन मस्ट बी पास्ड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें कुछ नहीं चाहिए भैया आपका इजीली, क्योंकि आपका डिस अप्रूविंग के लिए बोला गया है तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग का 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ इट्स इशू। Every resolution approving the proclamation emergency of continuous must be passed by the either house by the a special majority, that is a majority total membership of the that house, a majority of the not less than 2/3 जो special majority होता है, present and voting. A resolution of disapproval is different from a resolution approving continuation या proclamation of the following two steps. The first one is required to pass by Lok Sabha only. Second one is to need to be passed by both houses of the parliament. First one is to adopted by simple majority only, while the second one is to adopted by a special majority. So this is all. Thank you दोस्तों, thank you so much. These are the references. Like, share and subscribe. Press the bell icon to get all notifications. Thank you so much.